We defeated the Pak designs. We repelled the Pakistanis where they had come. Thereafter, in May 1965, Pakistan came and sat down on certain peaks in Kargil, like they did in 1999 later. And again, our army fought very bravely, evicted all the Pakistani soldiers from the peaks near Kargil. सर हिंदी में अगर आप कंफर्ट है तो इसके बाद बोल दूं हिंदी में? सारे हिंदी में हाँ। Thereafter, in 1965 August, Pakistan launched Operation Gibraltar in Jammu and Kashmir, where they infiltrated a very large number of infiltrators, Rajakars, who were trained by Pakistan Army, and their plan was to infiltrate and take the help of the locals of Jammu and Kashmir and kind of capture Jammu and Kashmir thereafter. However, the Indian Army again foiled their plan. With the help of the Awam of Jammu and Kashmir, we captured most of the Rajakars and evicted them, killed a large number of them. Post that, in September, Pakistan tried to capture Aknoor to cut off Jammu and Kashmir. Again, we foiled that attempt, and then thereafter we decided to launch offensive, and our 11 Corps launched offensive towards Lahore, and 1 Corps launched offensive towards Sialkot. We captured very large areas in Pakistan, threatened the cities of Lahore and Sialkot, and Pakistan thereafter, like it did in Op Sindhu, begged for ceasefire. On 22nd September, we accepted the ceasefire offer of Pakistan. And like I said, 60 years later, in 2025, again Pakistan tried to destabilize us, launched the terrorist attack in Pahalgam, and we again responded, reacted, and carried out destruction of the terrorist bases in Pakistan, and also a large number of posts, their headquarters, the air bases were destroyed and damaged. So, as I look at it, in 1965, we did not want a war, but once Pakistan provoked us, we retaliated and defeated him badly, and we did the same in 2025. That is all. Thank you. मैं हिंदी में बोल देता हूँ अभी, तो हिंदी में है, मुझे पता नहीं था मुझे तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ वेस्टर्न कमांड में। हम आज़ादी 1965 वॉर की लड़ाई के 60वें साल का एक तरीके से जश्न मना रहे हैं, 60th ईयर ऑफ 1965 वॉर। और 2025 में भी पाकिस्तान ने एक बार दोबारा दुस्साहस किया पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करके, और जैसा कि हमने 1965 में उसके जो भी इरादे थे उनको नाकाम किया था, उसी तरीके से 2025 में भी हमने उसके पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको हमने विफल किया। 1965 की अगर हम बात करें तो जो लड़ाई थी वो कच्छ के इलाके से शुरू हुई थी। कुछ विवादास्पद इलाके थे सीमा से लगे हुए, जहां पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की। हमारी सेना ने उनके उस प्रयासों को विफल किया। उसके बाद मई में पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप कारगिल की कुछ चोटियों पर आकर के वो बैठ गए, जैसा कि उन्होंने 1999 में भी किया था। हमारी सेना ने फिर हमला करके पाकिस्तान को और उनके सैनिकों को उन चोटियों से खदेड़ा और उन पर वापस कब्जा किया। उसके बाद अगस्त 1965 में
पाकिस्तान ने एक बहुत सोची समझी तजवीज के साथ, एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उसका प्लान था कि वो मिलिशिया को ट्रेन करके, जिसको उन्होंने आर्मी से ट्रेन किया था रजाकार्स के नाम से, और जिनको पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ही कमांड कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी तादाद में इन रजाकार्स को वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करेगा। तो तकरीबन 10,000 रजाकार्स उसने जम्मू कश्मीर में दाखिल किए अगस्त 1965 में। उसको लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर का आवाम लोग उसका साथ देंगे और वो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने में कामयाब होगा। पर भारतीय सेना ने और जम्मू कश्मीर के आवाम ने उसका ये प्लान कामयाब नहीं होने दिया। हमने ज़्यादातर रजाकार्स को पकड़ लिया या उनको मार दिया और कुछ बचे हुए वापस भाग गए। इसके साथ साथ अगस्त में हमने कुछ महत्वपूर्ण इलाके जो पाकिस्तान में थे, जम्मू और कश्मीर में के अपोजिट, जैसे हाजीपीर पास, उस पर हमने कब्जा किया। कुछ मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों पर हमने कब्जा किया। पर पाकिस्तान शायद चाहता था कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को वो हिंदुस्तान से अलग करे, और उसने फिर 1 सितंबर 1965 को अखनूर में अटैक लॉन्च किया। अखनूर को कैप्चर करने के लिए अटैक लॉन्च किया। उसका प्लान था कि अखनूर को में कब्जा करके जम्मू तक आकर के वो जम्मू एंड कश्मीर का जो ज़्यादातर भाग है उसको हिंदुस्तान से कट कर देगा, यानी अलग कर देगा। पर हमारी सेना ने उसके इस प्रयास को भी सफल नहीं होने दिया, और उसके बाद फिर हमने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और हमारा जो 11 कोर पंजाब के इलाके में डिप्लॉयड था उसने लाहौर की तरफ हमला किया। हमारा 1 कोर जो जम्मू और सांबा के बीच में था उसने सियालकोट की तरफ हमला किया, और इन दोनों हमलों में हमने पाकिस्तान के बहुत इलाकों पर कब्जा किया। लाहौर के पास बरकी, डोगराई के इलाकों पर कब्जा किया। सियालकोट के पास फिलोरा के इलाके पर हमने कब्जा किया। और इस युद्ध में काफी घमासान युद्ध था और बहुत एक तरीके से प्रचंड टैंक टू टैंक बैटल हुए। शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे फियर्स टैंक बैटल्स थे। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे जो उनकी काबिलियत काफ़ी अच्छी थी, पर हमारे वीर सैनिकों ने उन पैटर्न टैंक्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और जैसा कि आपको पता है, खेमकरन के पास एक जगह है असल उत्तर, और असल उत्तर का मैदान तो एक तरीके से पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बन गया था। तो ये हमारे सैनिकों की वीरता थी। वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई लड़ी, एक ओपन जीप में पाकिस्तान के टैंक से मुकाबला किया और कई टैंक्स को बर्बाद किया। तो जब पाकिस्तान को लगा कि लाहौर और सियालकोट पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसने फिर सीज फायर की मांग की, और 22 सितंबर को हमारी लीडरशिप ने उस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 1965 के 60 साल बाद फिर पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया, और हमने उसका बहुत सख्त जवाब दिया। उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करके, उसके हेडक्वार्टर्स, पोस्ट्स, एयर बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाकर, और हमको विश्वास है कि शायद पाकिस्तान इस पनिशमेंट के बाद कुछ सीख हासिल करेगा। हमारा मकसद 1965 में भी और आज भी शांति का है। हमारा जो नेतृत्व है वो शांति चाहता है, पर अगर पाकिस्तान ऐसा कोई गलत काम करेगा तो हम फिर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। थैंक यू। थैंक यू सर 1955 वॉर में बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी होगी
क्या ऐसी चीजें जो आज भी इंडियन आर्मी पर अडैप्ट कर रही है और फ्यूचर जनरेशन को किस तरह से आगे इसके बारे में पता लगता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को किस तरह से आप डिस्प्ले करने का सोच रहे हैं? अच्छा सवाल है कि 1965 में एक्चुअली हमारे लिए 1965 एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि 62 के बाद ये लड़ाई हमने लड़ी और इस युद्ध के बाद एक बार फिर देश का भरोसा भारतीय सेना पर एक तरह से पूरी तरह से कायम हुआ, जो आज तक कायम है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो 1965 वॉर के बारे में जाने, उसको समझे। और जैसा मैंने कहा, हमारे बहुत वीर योद्धा हैं 1965 के, जैसे वीर अब्दुल हमीद थे, 17 पूरा हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जो आगे से लीड कर रहे थे अपनी यूनिट को और शहीद हुए, वो परमवीर चक्र मिला उनको। तो इन सब के बारे में हमारी जो एक तरह से वीरता की गाथाएं हैं 1965 की, वो जरूरी है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उसको ध्यान में रखे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने 1965 से सीखी, किस तरीके से हमें आर्मी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन रखना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है डिफेंसिव ऑपरेशंस की, ऑफेंसिव ऑपरेशंस की। तो बहुत सी चीज़ें हमने 1965 वॉर से सीखी हैं जो हम अभी भी जिनको हम अपनी सिखलाई में शामिल कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी 1965 वॉर से वो ये था कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, मशीन जरूरी है, पर मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस लड़ाई में पाकिस्तान के पास टैंक भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, हवाई जहाज भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, पर हमने जीत हासिल की क्योंकि हमारे सिपाहियों का हौसला, उनका मनोबल, उनका मोटिवेशन बहुत हाई था। सर, मोहित प्रोग्राम उजाला, आपने कहा कि 1965 में हमने घर में घुसते मारा, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने घुसते मारा। अब फ्यूचर वार जो है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर वार का क्या नया स्वरूप होगा और आर्मी कितनी तैयार है इसके लिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हम जैसा समझते हैं कि शायद फ्यूचर वॉर में हम मिसाइल्स और ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं लड़ाई की जो नहीं बदलती हैं और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो नहीं बदलेगी वो ये है कि हमें दुश्मन को बर्बाद करना है और दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है, वही हमको जीत हासिल कराएगा। तो आज भी हमारी जो ट्रेनिंग है टेक्नोलॉजी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए और दुश्मन के इलाके में कब्जा करने के लिए, तो उसी के लिए हम तैयार हैं। सर, एक अच्छी बात कल आपके उसमें हमें देखिए सर, आपने बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगवा रखी है वहाँ पे। अब जो ड्रोन है सर, मेक इन इंडिया जो आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, कई यूनिट्स ऐसी हैं जो खुद के जो मैकेनिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्किल्स हैं, उनकी इंजीनियर हैं, उनके जवान खुद ड्रोन बना रहे हैं। बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर इस ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कुछ तो स्वीकृत हो भी गए हैं, कुछ तो टेक्निकल स्वीकृति मिल गई है और कुछ जल्दी ऑपरेशन हो जाएंगे। तो इस ड्रोन क्रांति जो एकदम लाई गई है, इसमें और कितना सहयोग आर्मी दे रही है, कितना सरकार से मिल रहा है और आगे क्या इसको और अपग्रेड करेंगे, तो ये ड्रोन क्रांति के रूप में देखा जा रहा है इसको। ये आपका अच्छा सवाल है। ड्रोन फौज में बहुत बड़े लेवल पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, अगली हमने ऑप सिंदूर में भी देखा और अगली लड़ाई में भी होगा। पर जैसा आपने कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल और भी बहुत सारे फील्ड्स में, एग्रीकल्चर से लेके बहुत सारे फील्ड्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश में बहुत निर्माता हैं ड्रोन्स के, बहुत लोग ड्रोन्स को बना रहे हैं, काफ़ी नए स्टार्टअप्स भी हैं जो ड्रोन्स को बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी, जैसा आपने कहा और हमने जिसको लागू किया है कि जो हमारे फौज के अंदर जो टैलेंट है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन ड्रोन्स को बनाने में और इन ड्रोन्स को और
लड़ाई के लिए बेहतर बनाने में हम अपना जो फौज में भी हम इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से सही आप कह रहे हैं, ड्रोन का रेवोल्यूशन है, हर फील्ड में ड्रोन का इस्तेमाल होना है और आर्मी भी ड्रोन्स को बहुत बड़े लेवल पर अडेप्ट कर रही है। सर, एक जो इंडियन लीडरशिप अभी भी कहती है कि वो बात करें रक्षा मंत्री की, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी भी वो कंटिन्यू है, पूरी तरह थमा नहीं है या उसके ऊपर आप ब्रेक बता दिए? ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से जो लड़ाई थी, जैसा कि आपको पता है 7 तारीख को हमने स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के टेररिस्ट बेसिस पर। 10 तारीख को उसने फिर सीज फायर का रिक्वेस्ट किया था जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो ग्राउंड पर लड़ाई थी वो एक तरीके से 10 तारीख को सीज फायर के बाद वो लड़ाई एक तरीके से शांत है। पर ऑपरेशन सिंदूर एक लड़ाई ही नहीं थी, वो हमारी तैयारी भी थी पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश को विफल करने के लिए। तो हमारी जो तैयारी है वो अभी भी जारी है, उसमें हमारा कोई रोक नहीं है। क्योंकि मैंने कहा, मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान शायद दोबारा ऐसा दुस्साहस नहीं करे, पर हमको पूरा भरोसा नहीं है इस बात पर। हमको लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहने वाले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान की शय पा करके दोबारा हमारे देश में कोई टेररिस्ट स्ट्राइक करे, तो फिर हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम पूरी तरीके से उसका जवाब दें। और इसको भी काफी क्लियरली हमने बतलाया है कि इस बार जो जवाब होगा वो पहले से ज्यादा होगा। तो इसके लिए हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सर, जैसे अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, 1965 में भी पाकिस्तान ने रिलीजियस सेंटिमेंट हटाने की कोशिश की थी। अब भी वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसी पैटर्न पे कर रहा है, लेकिन हमारे पास उस समय भी मौलवी थे जिन्होंने काफी अच्छा काम किया था और उनको अशोक चक्र भी मिला था। कैसे देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी भले ही आ गई, लेकिन आज भी रिलीजियस सेंटिमेंट पाकिस्तान भड़काता है, क्योंकि हम पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे लगातार ऐसा देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है। अभी जैसा हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो उसका एक मकसद तो था कि जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ना, वहां पर जो शांति स्थापित हो रही है उसको डिस्टर्ब करना। पर जिस तरीके से ये टेररिस्ट अटैक हुआ, सेलेक्ट करके किलिंग की गई, उसका एक और गहरा मकसद भी था, और वो ये मकसद था कि भारत के देश में जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको पता है कि पहलगाम अटैक के कुछ दिनों पहले जो उनके आर्मी के जनरल हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था 2 नेशन थ्योरी के बारे में। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान रिलीजन पे बेस्ड है और नेशन भी रिलीजन पे बेस्ड होना चाहिए, उनकी 2 नेशन थ्योरी है। तो एक तरीके से जो पूरा हिंदुस्तान का वजूद है वो 2 नेशन थ्योरी को नकारता है कि दोनों, कोई भी धर्म, कितने भी धर्म वो एक साथ रह सकते हैं। ये 2 नेशन थ्योरी को एक तरीके से कहता है ये गलत है। तो ये चीज है जो पाकिस्तान को एक शायद उसको ये सहन नहीं हो रहा है। तो उसकी कोशिश मेरे हिसाब से जारी रहेगी कि किस तरीके से वो हमारा जो सेकुलर कैरेक्टर है हमारी कंट्री का, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको वो किस तरीके से डिस्टर्ब करे। पर जैसा मैंने कहा कि हमारी कंट्री की, हमारी आर्मी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि हम सेकुलर हैं, हम गैर सांप्रदायिक हैं, उसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे 1965 के वॉर हीरोज देखिए आप, वीर अब्दुल हमीद, तारापुर, जनरल दयाल, मेजर दयाल उस समय जिन्होंने हाजीपीर पास कब्जा किया, ये सब दर्शाता है कि हमारा देश, हमारी सेना इस बहकावे में नहीं आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद न केवल आर्मी पर्सनल बल्कि
यूथ में भी एक बड़ा उत्साह देखा गया जो आपने काफी जीत ली। तो हम ये मानना चाह रहे हैं कि आप लोग भी बहुत प्रयास करते होंगे कि जो यंगस्टर हैं वो आर्मी से जुड़े, किसी भी डिफेंस सेक्टर से जुड़े, तो क्या प्रयास है वेस्टर्न कमांड का युवाओं को जागरूक करके सेना की ओर अट्रैक्ट करने में? सर इसी से रिलेटेड सवाल है कि हम जैसे देखते हैं कि हम आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या इंटरेक्शन के थ्रू, ये एकेडमिक्स में भी ऐड होना चाहिए। कुछ ऐसे वीर लोग हैं जो बहुत जिनको हम किसी तरीके से नहीं पहचानते हैं, जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, बट वो एकेडमिक्स का अगर वो तो ज्यादा आने वाली हुआ है तो ज्यादा बेटर जान पाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट पंजाब में और जहाँ भी वेस्टर्न कमांड का इलाका है, हमारी पूरी कोशिश रही है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। कई कदम हमने उठाए हैं। हमारा जो भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन है इस विषय में। हमारे वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स जा कर के लोगों से बातचीत करते हैं। जहाँ भी हमको मौका मिलता है, जैसे अभी हमने एक वेपन डिस्प्ले एग्जीबिशन लगा रखा है, इसी को हम जगह जगह लगा करके बतलाना चाहते हैं लोगों को कि आर्मी में क्या है, आर्मी में क्या हो रहा है। पर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर यूथ को मोटिवेट करना है आर्मी के लिए तो शायद आप लोगों से ज़्यादा और कोई काम नहीं कर सकता है, यानी कि मीडिया से ज़्यादा और कोई काम नहीं कर सकता है। आप लोग जिस तरह से जिस तरह से आप लोगों ने ऑप सिंदूर में आर्मी को सपोर्ट किया, जिस तरीके से आप लोगों ने आर्मी के बारे में जानकारी दी, ये चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। आर्मी क्या कर रही है उसकी जानकारी आप लोग मीडिया को देते हैं। अभी भी जब मैंने देखा कि हमारे बॉर्डर इलाके में काफ़ी तबाही है, फ्लड्स वगैरह काफ़ी आए हैं और मीडिया उसको बहुत बड़े लेवल पर कवर कर रहा था। और हमारी भी बहुत टीम्स, आर्मी की टीम्स बोट्स लेकर के, हवाई जहाज लेकर के फ्लड प्रोन एरियाज में जहाँ पर फ्लड्स हैं काम कर रही थी और मीडिया ने उसको बहुत अच्छा कवरेज दिया। तो मैं आप लोगों का एक तरीके से शुक्रगुजार हूँ कि जो भी आर्मी अच्छा काम कर रही है आप लोग उसको कवर कर रहे हैं और यही लोगों को मोटिवेट करेगा। मीडिया की तरफ से बहुत बधाई है सर, आर्मी को हमने देखा किस तरह बहुत अच्छा काम किया, बहुत बधाई। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे रात हो, चाहे पानी हो, चाहे वो इंटर बॉर्डर एरिया से जब ड्रोन ऊपर चल रहे थे, जब हम बॉर्डर पे थे, तब भी वो हमें भी प्रोटेक्ट करे थे और बॉर्डर को भी डेफिनेटली के बाद भी थैंक यू ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था चंडीगढ़ में, सिविलियंस को बुलाया गया था, तो इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे क्योंकि वहाँ बुलाए कुछ लोग गए थे और हजारों की संख्या में युवा पहुंच गए थे। तो अभी वॉर नहीं है तो भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे? नहीं, हम पक्का ये कार्यक्रम जारी रखेंगे, पर क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी तैयारी एक दूसरी तरफ भी जारी है, तो हम उस पर भी हमको पूरा ध्यान रखना है। पर जैसा आपका जो सुझाव है हम उसको पूरा फॉलो करेंगे, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम हम कर पाएँ। आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, उसके बावजूद भी जो है विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करता है, हालांकि हमें दुख होता है इस बात का। इस पर आप क्या कहना चाहिए? आप लोगों को भी ऐसा फील होता है ऑफ द रिकॉर्ड ना? नहीं, विपक्ष और सत्ता पक्ष, जैसा मैंने कहा कि जैसा आर्मी के लिए बहुत जरूरी है कि हम सेकुलर रहें, गैर सांप्रदायिक रहें, तो मेरा ये मानना है कि आर्मी के लिए उतना ही जरूरी है कि हम अपॉलिटिकल भी रहें। तो हमारे लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है। अगर कोई क्रिटिसिज्म है वो भी हम देखते हैं किस बेसिस पर क्रिटिसिज्म है, जहां से भी है, अगर हमारी कोई गलती है हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और मुझको पूरा विश्वास है कि सब लोग जानते हैं क्या काम हुआ है। कुछ कारण से अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और कुछ पॉलिटिकल कारण से क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम उसको एक तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक प्रश्न और करिए। Sir, did India do the right thing by returning the Hajipir Pass? That's a very interesting question. Did we do the right thing by returning the Hajipir Pass? A lot of people feel that maybe we should have kept the Hajipir Pass, but ultimately, like I said,
India doesn't want war. India fights war for the peace. The top leadership at that time felt that by returning Haji Pir Pass, we are strengthening the cause of the peace between the two countries. Then it was a valid decision. Yeah, but it is not true that we returned it because we just encountered some problems in some district of Jammu and territory problems. नहीं, अभी अगर आप देखें जो पूरा लड़ाई था, जो इलाका हमने पाकिस्तान का 1965 में कब्जा किया था, हालांकि जैसा आपने कहा कि कुछ इलाके में पाकिस्तान भी हमारे इलाके को उसने कब्जा किया था, पर जो इलाका हमने पाकिस्तान का कब्जा किया था तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर, वो जो पाकिस्तान ने कब्जा किया था उससे 5 गुना ज़्यादा था। तो पर तब भी हमने उसका वो जैसा कहा हाजी पीर और भी जगह थी सियालकोट के पास, लाहौर के पास वापस की, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं शांति के मकसद से ही लड़ते हैं। तो शांति स्थापित करने के लिए शायद ये निर्णय लिया गया कि जो इलाका हमने कैप्चर किया है हम उसको वापस कर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Go to Western Command, and it's an auspicious day for us. All of you are here. 1965, we are in the 60th year, and like we are saying, Vijay ke 60 saal, 60 years of victory, and in the 60th year we had another engagement with Pakistan, Operation Sindoor, which all of you have covered so well. So I'll go back to 1965, and for us 1965 is a glorious chapter in the history of Indian Army and Western Command. Western Command at that time, the area of responsibility was very huge, starting all the way from Leh Ladakh to Rajasthan, and operations in 1965 began in Kutch, where Pakistan tried to occupy some disputed areas. We defeated the Pak designs, we repelled the Pakistanis where they had come. Thereafter in May 1965, Pakistan came and sat down on certain peaks in Kargil, like they did in 1999 later. And again our army fought very bravely, evicted all the Pakistani soldiers from the peaks near Kargil. सर हिंदी में अगर आप कंफर्ट है तो इसके बाद बोल दूं हिंदी में? सारे हिंदी में हाँ। Thereafter in 1965 August, Pakistan launched Operation Gibraltar in Jammu and Kashmir, where they infiltrated a very large number of infiltrators, Rajakars, who were trained by Pakistan Army, and their plan was to infiltrate and take the help of the locals of Jammu and Kashmir and kind of capture Jammu and Kashmir thereafter. However, the Indian Army again foiled their plan. With the help of the Awam of Jammu and Kashmir, we captured most of the Rajakars and evicted them, killed a large number of them. Post that in September, Pakistan tried to capture Aknoor to cut off Jammu and Kashmir. Again we foiled that attempt, and then thereafter we decided to launch offensive, and our 11 Corps launched offensive towards Lahore, and 1 Corps launched offensive towards Sialkot. We captured very large areas in Pakistan, threatened the cities of Lahore and Sialkot, and Pakistan thereafter, like it did in Op Sindoor, begged for ceasefire. On 22nd September, we accepted the ceasefire offer of Pakistan. And like I said, 60 years later in 2025, again Pakistan tried to destabilize us, launch the terrorist attack in Pahalgam, and we again responded, reacted,
and carried out destruction of the terrorist bases in Pakistan, and also a large number of posts, their headquarters, their air bases were destroyed and damaged. So, as I look at it, in 1965, we did not want a war, but once Pakistan provoked us, we retaliated and defeated him badly, and we did the same in 2025. That is all. Thank you. मैं हिंदी में बोल देता हूँ अभी, तो हिंदी में है, मुझे पता नहीं था मुझे तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ वेस्टर्न कमांड में। हम आज़ादी 1965 वॉर की लड़ाई के 60वें साल का एक तरीके से जश्न मना रहे हैं, 60th ईयर ऑफ 1965 वॉर। और 2025 में भी पाकिस्तान ने एक बार दोबारा दुस्साहस किया पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करके, और जैसा कि हमने 1965 में उसके जो भी इरादे थे उनको नाकाम किया था, उसी तरीके से 2025 में भी हमने उसके पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको हमने विफल किया। 1965 की अगर हम बात करें तो जो लड़ाई थी वो कच्छ के इलाके से शुरू हुई थी। कुछ विवादास्पद इलाके थे सीमा से लगे हुए, जहां पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की। हमारी सेना ने उनके उस प्रयासों को विफल किया। उसके बाद मई में पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप कारगिल की कुछ चोटियों पर आकर के वो बैठ गए, जैसा कि उन्होंने 1999 में भी किया था। हमारी सेना ने फिर हमला करके पाकिस्तान को और उनके सैनिकों को उन चोटियों से खदेड़ा और उन पर वापस कब्जा किया। उसके बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक बहुत सोची समझी तजवीज के साथ, एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उसका प्लान था कि वो मिलिशिया को ट्रेन करके, जिसको उन्होंने आर्मी से ट्रेन किया था रजाकार्स के नाम से, और जिनको पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ही कमांड कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी तादाद में इन रजाकार्स को वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करेगा। तो तकरीबन 10,000 रजाकार्स उसने जम्मू कश्मीर में दाखिल किए अगस्त 1965 में। उसको लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर का आवाम लोग उसका साथ देंगे और वो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने में कामयाब होगा। पर भारतीय सेना ने और जम्मू कश्मीर के आवाम ने उसका ये प्लान कामयाब नहीं होने दिया। हमने ज़्यादातर रजाकार्स को पकड़ लिया या उनको मार दिया और कुछ बचे हुए वापस भाग गए। इसके साथ साथ अगस्त में हमने कुछ महत्वपूर्ण इलाके जो पाकिस्तान में थे जम्मू और कश्मीर में के अपोजिट, जैसे हाजीपीर पास, उस पर हमने कब्जा किया। कुछ मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों पर हमने कब्जा किया। पर पाकिस्तान शायद चाहता था कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को वो हिंदुस्तान से अलग करे, और उसने फिर 1 सितंबर 1965 को अखनूर में अटैक लॉन्च किया। अखनूर को कैप्चर करने के लिए अटैक लॉन्च किया। उसका प्लान था कि अखनूर को में कब्जा करके जम्मू तक आकर के वो जम्मू एंड कश्मीर का जो ज़्यादातर भाग है उसको हिंदुस्तान से कट कर देगा, यानी अलग कर देगा। पर हमारी सेना ने उसके इस प्रयास को भी सफल नहीं होने दिया, और उसके बाद फिर हमने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और हमारा जो 11 कोर पंजाब के इलाके में डिप्लॉयड था, उसने लाहौर की तरफ हमला किया। हमारा 1 कोर जो जम्मू और सांबा के बीच में था, उसने सियालकोट की तरफ हमला किया।
और इन दोनों हमलों में हमने पाकिस्तान के बहुत इलाकों पर कब्जा किया। लाहौर के पास बरकी, डोगराई के इलाकों पर कब्जा किया। सियालकोट के पास फिलौरा के इलाके पर हमने कब्जा किया। और इस युद्ध में काफी घमासान युद्ध था और बहुत एक तरीके से प्रचंड टैंक टू टैंक बैटल हुए। शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे फियर्स टैंक बैटल्स थे। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे जो उनकी काबिलियत काफ़ी अच्छी थी, पर हमारे वीर सैनिकों ने उन पैटर्न टैंक्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और जैसा कि आपको पता है, खेमकरन के पास एक जगह है असल उत्तर, और असल उत्तर का मैदान तो एक तरीके से पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बन गया था। तो ये हमारे सैनिकों की वीरता थी। वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई लड़ी, एक ओपन जीप में पाकिस्तान के टैंक से मुकाबला किया और कई टैंक्स को बर्बाद किया। तो जब पाकिस्तान को लगा कि लाहौर और सियालकोट पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसने फिर सीज फायर की मांग की और 22 सितंबर को हमारी लीडरशिप ने उस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 1965 के 60 साल बाद फिर पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया और हमने उसका बहुत सख्त जवाब दिया। उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करके, उसके हेडक्वार्टर्स, पोस्ट्स, एयर बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाकर, और हमको विश्वास है कि शायद पाकिस्तान इस पनिशमेंट के बाद कुछ सीख हासिल करेगा। हमारा मकसद 1965 में भी और आज भी शांति का है। हमारा जो नेतृत्व है वो शांति चाहता है, पर अगर पाकिस्तान ऐसा कोई गलत काम करेगा तो हम फिर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर 1965 वॉर में बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी होगी, क्या ऐसी चीजें जो आज भी इंडियन आर्मी को अडैप्ट करी और फ्यूचर जनरेशन को किस तरह से आगे इसके बारे में पता लगता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को किस तरह से आप डिस्प्ले करने का सोच रहे हैं? अच्छा सवाल है कि 1965 में एक्चुअली हमारे लिए 1965 एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि 62 के बाद ये लड़ाई हमने लड़ी और इस युद्ध के बाद एक बार फिर देश का भरोसा भारतीय सेना पर एक तरह से पूरी तरह से कायम हुआ, जो आज तक कायम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो 1965 वॉर के बारे में जाने, उसको समझे। और जैसा मैंने कहा, हमारे बहुत वीर योद्धा हैं 1965 के, जैसे वीर अब्दुल हमीद थे, 17 पूरा हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जो आगे से लीड कर रहे थे अपनी यूनिट को, और शहीद हुए वो, परमवीर चक्र मिला उनको। तो इन सब के बारे में हमारी जो एक तरह से वीरता की गाथाएं हैं 1965 की, वो जरूरी है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उसको ध्यान में रखे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने 1965 से सीखी, किस तरीके से हमें आर्मी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन रखना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है डिफेंसिव ऑपरेशंस की, ऑफेंसिव ऑपरेशंस की। तो बहुत सी चीज़ें हमने 1965 वॉर से सीखी हैं, जो हम अभी भी जिनको हम अपनी सिखलाई में शामिल कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी 1965 वॉर से, वो ये था कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, मशीन जरूरी है, पर मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस लड़ाई में पाकिस्तान के पास टैंक भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, हवाई जहाज भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, पर हमने जीत हासिल की क्योंकि हमारे सिपाहियों का हौसला, उनका मनोबल, उनका मोटिवेशन बहुत हाई था। सर, मोहित फ्रॉम अमर उजाला, आपने कहा कि 1965 में हमने घर में घुसते मारा, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने घुसते मारा। अब
फ्यूचर वार जो है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है सर, तो आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर वार क्या नया स्वरूप होगा और आर्मी कितनी तैयार है इसके लिए? मैं आपका बहुत अच्छा सवाल है कि फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हम जैसा समझते हैं कि शायद फ्यूचर वॉर में हम मिसाइल्स और ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं लड़ाई की जो नहीं बदलती हैं, और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो नहीं बदलेगी वो ये है कि हमें दुश्मन को बर्बाद करना है और दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है, वही हमको जीत हासिल कराएगा। तो आज भी हमारी जो ट्रेनिंग है टेक्नोलॉजी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए और दुश्मन के इलाके में कब्जा करने के लिए, तो उसी के लिए हम तैयार हैं। सर एक अच्छी बात कल आपके उसमें हमें देखिए सर, आपने बहुत सी एग्जीबिशन लगवा रखी है वहाँ पे। अब जो ड्रोन है सर, मेक इन इंडिया जो आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, कई यूनिट्स ऐसी हैं जो खुद के जो मैकेनिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्किल्स हैं, उनकी इंजीनियरिंग हैं, उनके जवान कुछ ड्रोन बना रहे हैं बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर। इस ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, कुछ तो स्वीकृत हो भी गए हैं, कुछ तो टेक्निकल स्वीकृति मिल गई है और कुछ जल्दी ऑपरेशन हो जाएंगे। तो इस ड्रोन क्रांति जो एकदम लाई गई है, इसमें और कितना सहयोग आर्मी दे रही है, कितना सरकार से मिल रहा है और आगे क्या इसको और अपग्रेड करेंगे, तो ये ड्रोन क्रांति के रूप में देखा जा रहा है इसको। ये आपका अच्छा सवाल है। ड्रोन फौज में बहुत बड़े लेवल पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, अगली हमने ऑप सिंदूर में भी देखा और अगली लड़ाई में भी होगा। पर जैसा आपने कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल और भी बहुत सारे फील्ड्स में, एग्रीकल्चर से लेके बहुत सारे फील्ड्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश में बहुत निर्माता हैं ड्रोन्स के, बहुत लोग ड्रोन्स को बना रहे हैं, काफ़ी नए स्टार्टअप्स भी हैं जो ड्रोन्स को बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जैसा आपने कहा और हमने जिसको लागू किया है कि जो हमारे फौज के अंदर जो टैलेंट है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन ड्रोन्स को बनाने में और इन ड्रोन्स को और लड़ाई के लिए बेहतर बनाने में। हम अपना जो फौज में भी हम इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से सही आप कह रहे हैं, ड्रोन का रेवोल्यूशन है, हर फील्ड में ड्रोन का इस्तेमाल होना है और आर्मी भी ड्रोन्स को बहुत बड़े लेवल पर अडेप्ट कर रही है। सर एक जो इंडियन लीडरशिप अभी भी कहती है कि वो बात करें रक्षा मंत्री की, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी भी वो कंटिन्यू है, पूरी तरह थमा नहीं है या उसके ऊपर आप ब्रेक बता दिए? ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से जो लड़ाई थी, जैसा कि आपको पता है 7 तारीख को हमने स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के टेररिस्ट बेसिस पर। 10 तारीख को उसने फिर सीज फायर का रिक्वेस्ट किया था जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो ग्राउंड पर लड़ाई थी वो एक तरीके से 10 तारीख को सीज फायर के बाद वो लड़ाई एक तरीके से शांत है। पर ऑपरेशन सिंदूर एक लड़ाई ही नहीं थी, वो हमारी तैयारी भी थी पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश को विफल करने के लिए। तो हमारी जो तैयारी है वो अभी भी जारी है, उसमें हमारा कोई रोक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान शायद दोबारा ऐसा दुस्साहस नहीं करे, पर हमको पूरा भरोसा नहीं है इस बात पर। हमको लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहने वाले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान की शह पा करके दोबारा हमारे देश में कोई टेररिस्ट स्ट्राइक करे, तो फिर हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम पूरी तरीके से उसका जवाब दें। और इसको भी काफ़ी क्लियरली हमने बतलाया है कि इस बार जो जवाब होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सर जैसे भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, 1965 में भी पाकिस्तान ने रिलीजियस सेंटिमेंट हटाने की कोशिश की थी। अब भी वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसी पैटर्न पे कर रहा है, लेकिन हमारे पास उस समय भी मौलवी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और उनको अशोक चक्र भी मिला था।
कैसे देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी भले ही आ गई लेकिन आज भी रिलीजियस सेंटिमेंट पाकिस्तान भड़काता है, क्योंकि हम पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे लगातार ऐसा देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है। अभी जैसा हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो उसका एक मकसद तो था कि जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ना, वहां पर जो शांति स्थापित हो रही है उसको डिस्टर्ब करना। पर जिस तरीके से ये टेररिस्ट अटैक हुआ, सेलेक्ट करके किलिंग की गई, उसका एक और गहरा मकसद भी था, और वो ये मकसद था कि देश, भारत के देश में जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको पता है कि पहलगाम अटैक के कुछ दिनों पहले जो उनके आर्मी के जनरल हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था 2 नेशन थ्योरी के बारे में। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान रिलीजन पे बेस्ड है और नेशन भी रिलीजन पे बेस्ड होना चाहिए, उनकी 2 नेशन थ्योरी है। तो एक तरीके से जो पूरा हिंदुस्तान का वजूद है वो 2 नेशन थ्योरी को नकारता है कि दोनों, कोई भी धर्म, कितने भी धर्म वो एक साथ रह सकते हैं। ये 2 नेशन थ्योरी को एक तरीके से कहता है ये गलत है। तो ये चीज है जो पाकिस्तान को एक शायद उसको ये सहन नहीं हो रहा है। तो उसकी कोशिश मेरे हिसाब से जारी रहेगी कि किस तरीके से वो हमारा जो सेकुलर कैरेक्टर है हमारी कंट्री का, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको वो किस तरीके से डिस्टर्ब करे। पर जैसा मैंने कहा कि हमारी कंट्री की, हमारी आर्मी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि हम सेकुलर हैं, हम गैर सांप्रदायिक हैं, उसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे 1965 के वॉर हीरोज देखिए आप, वीर अब्दुल हमीद, तारापुर, जनरल दयाल, मेजर दयाल उसमें जिन्होंने हाजीपीर पास कब्जा किया, ये सब दर्शाता है कि हमारा देश, हमारी सेना इस बहकावे में नहीं आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद न केवल आर्मी पर्सनल बल्कि यूथ में भी एक बड़ा उत्साह देखा गया जो आपने काफी की। तो हम ये मानना चाह रहे हैं कि आप लोग भी बहुत प्रयास करते होंगे कि जो यंगस्टर हैं वो आर्मी से जुड़े, किसी भी डिफेंस सेक्टर से जुड़े, तो क्या प्रयास है वेस्टर्न कमांड का युवाओं को जागरूक करके सेना की ओर अट्रैक्ट करने में? सर इसी से रिलेटेड सवाल है कि हम जैसे देखते हैं कि हम आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या इंटरेक्शन के थ्रू, ये एकेडमिक्स में भी ऐड होना चाहिए। कुछ ऐसे वीर लोग हैं जो बहुत जिनको हम किसी तरीके से नहीं पहचानते हैं, जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, बस तो एकेडमिक्स का अगर हो तो ज्यादा आने वाली हुआ है तो ज्यादा बेटर जान पाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट पंजाब में और जहां भी वेस्टर्न कमांड का इलाका है, हमारी पूरी कोशिश रही है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। कई कदम हमने उठाए हैं। हमारा जो भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन है इस विषय में। हमारे वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स जा कर के लोगों से बातचीत करते हैं। जहाँ भी हमको मौका मिलता है, जैसे अभी हमने एक वेपन डिस्प्ले एग्जीबिशन लगा रखा है, इसी को हम जगह जगह लगा करके बतलाना चाहते हैं लोगों को कि आर्मी में क्या है, आर्मी में क्या हो रहा है। पर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर यूथ को मोटिवेट करना है आर्मी के लिए तो शायद आप लोगों से ज़्यादा और कोई काम नहीं कर सकता है, यानी कि मीडिया से ज़्यादा और कोई काम नहीं कर सकता है। आप लोग जिस तरह से जिस तरह से आप लोगों ने ऑप सिंदूर में आर्मी को सपोर्ट किया, जिस तरीके से आप लोगों ने आर्मी के बारे में जानकारी दी, ये चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। आर्मी क्या कर रही है उसकी जानकारी आप लोग मीडिया को देते हैं। अभी भी जब मैंने देखा कि हमारे बॉर्डर इलाके में काफ़ी तबाही है, फ्लड्स वगैरह काफ़ी आए हैं और मीडिया उसको बहुत बड़े लेवल पर कवर कर रहा था, और हमारी भी बहुत टीम्स, आर्मी की टीम्स बोट्स लेकर के, हवाई जहाज लेकर के फ्लड प्रोन एरियाज में जहाँ पर फ्लड्स हैं काम कर रही थी, और मीडिया ने उसको बहुत अच्छा कवरेज दिया। तो मैं आप लोगों का एक तरीके से शुक्रगुजार हूँ
कि जो भी आर्मी अच्छा काम कर रही है आप लोग उसको कवर कर रहे हैं और यही लोगों को मोटिवेट करेगा। सर मीडिया की तरफ से बहुत बधाई है सर, आर्मी को हमने देखा किस तरह बहुत बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बधाई। चाहे वो दिल हो, चाहे नाक हो, चाहे पानी हो, चाहे वो इनफैक्ट बॉर्डर एरिया से जब ड्रोन ऊपर चल रहे थे, जब हम बॉर्डर पे थे, तब भी वो हमें भी प्रोटेक्ट कर रहे थे और बॉर्डर को भी डेफिनेटली उसके लिए अभी वो Thank you. संदूर के बाद भी थैंक यू। ऑपरेशन संदूर के बाद जिस तरह से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था चंडीगढ़ में, सिविलियंस को बुलाया गया था, तो इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे क्योंकि वहाँ बुलाए कुछ लोग गए थे और हजारों की संख्या में युवा पहुंच गए थे। तो अभी वॉर नहीं है तो भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे? नहीं, हम पक्का ये कार्यक्रम जारी रखेंगे, पर क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी तैयारी एक दूसरी तरफ भी जारी है, तो हम उस पर भी हमको पूरा ध्यान रखना है। पर जैसा आपका जो सुझाव है हम उसको पूरा फॉलो करेंगे, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम हम कर पाएं। आप लोग अगर इतना अच्छा काम करते हैं उसके बावजूद भी जो है विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करता है, हालांकि हमें दुख होता है इस बात का। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप नहीं। लोगों को भी ऐसा फील होता है ऑफ द रिकॉर्ड ना आपसे? नहीं, विपक्ष और सत्ता पक्ष, जैसा मैंने कहा कि जैसा आर्मी के लिए बहुत जरूरी है कि हम सेकुलर रहें, गैर सांप्रदायिक रहें, तो मेरा ये मानना है कि आर्मी के लिए उतना ही जरूरी है कि हम अपॉलिटिकल भी रहें। तो हमारे लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है। अगर कोई क्रिटिसिज्म है वो भी हम देखते हैं किस बेसिस पर क्रिटिसिज्म है, जहां से भी है, अगर हमारी कोई गलती है हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और मुझको पूरा विश्वास है कि सब लोग जानते हैं क्या काम हुआ है। कुछ कारण से अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और कुछ पॉलिटिकल कारण से क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हम उसको एक तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक प्रश्न और करिए। Sir, did India do the right thing by returning the Hajipir pass? That's a very interesting question. Did we do the right thing by returning the Hajipir pass? A lot of people feel that maybe we should have kept the Hajipir pass, but ultimately, like I said, India doesn't want war. India fights war for the peace. The top leadership at that time felt that by returning Hajipir pass, we are strengthening the cause of the peace between the two countries, then it was a valid decision. But it is not true that we returned it because we faced and encountered some problems in district of Jammu and territory problems. नहीं, अभी अगर आप देखें जो पूरा लड़ाई था, जो इलाका हमने पाकिस्तान का 1965 में कब्जा किया था, हालांकि जैसा आपने कहा कि कुछ इलाके में पाकिस्तान भी हमारे इलाके को उसने कब्जा किया था, पर जो इलाका हमने पाकिस्तान का कब्जा किया था तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर, वो जो पाकिस्तान ने कब्जा किया था उससे 5 गुना ज़्यादा था। तो पर तब भी हमने उसका वो जैसा कहा हाजीपीर और भी जगह थी सियालकोट के पास, लाहौर के पास वापस की, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं शांति के मकसद से ही लड़ते हैं। तो शांति स्थापित करने के लिए शायद ये निर्णय लिया गया कि जो इलाका हमने कैप्चर किया है हम उसको वापस कर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोर्ट ऑफ वेस्टर्न कमांड and it's an auspicious day for us. All of you are here. 1965, we are in the 60th year, and like we are saying, Vijay ke 60 saal, 60 years of victory, and in the 60th year we had another engagement with Pakistan, Operation Sindoor, which all of you have covered so well. So I'll go back to 1965, and for us 1965 is a glorious chapter in the history of Indian Army and Western Command. Western Command at that time, the area of responsibility was very huge, starting all the way from Leh Ladakh to Rajasthan, and operations in 1965 began in Kutch,
where Pakistan tried to occupy some disputed areas. We defeated the Pak designs, we repelled the Pakistanis where they had come. Thereafter, in May 1965, Pakistan came and sat down on certain peaks in Kargil, like they did in 1999 later. And again, our army fought very bravely, evicted all the Pakistani soldiers from the peaks near Kargil. तो सर हिंदी में अगर आप कंफर्ट है तो इसके बाद बोल दूं हिंदी में? सारे हिंदी में हाँ. Thereafter, in 1965 August, Pakistan launched Operation Gibraltar in Jammu and Kashmir, where they infiltrated a very large number of infiltrators, Rajakars, who were trained by Pakistan Army, and their plan was to infiltrate and take the help of the locals of Jammu and Kashmir and kind of capture Jammu and Kashmir thereafter. However, the Indian Army again foiled their plan. With the help of the Awam of Jammu and Kashmir, we captured most of the Rajakars and evicted them, killed a large number of them. Post that, in September, Pakistan tried to capture Aknoor to cut off Jammu and Kashmir. Again, we foiled that attempt, and then thereafter we decided to launch offensive, and our 11 Corps launched offensive towards Lahore, and 1 Corps launched offensive towards Sialkot. We captured very large areas in Pakistan, threatened the cities of Lahore and Sialkot, and Pakistan thereafter, like it did in Op Sindhu, begged for ceasefire. On 22nd September, we accepted the ceasefire offer of Pakistan. And like I said, 60 years later, in 2025, again Pakistan tried to destabilize us, launched the terrorist attack in Pahalgam, and we again responded, reacted, and carried out destruction of the terrorist bases in Pakistan, and also a large number of posts, their headquarters, the air bases were destroyed and damaged. So, as I look at it, in 1965, we did not want a war, but once Pakistan provoked us, we retaliated and defeated him badly, and we did the same in 2025. That is all. Thank you. मैं हिंदी में बोल देता हूँ अभी, तो व्यूअर्स सारे हिंदी के हिंदी में है, मुझे पता नहीं था मुझे तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ वेस्टर्न कमांड में। हम आज़ादी 1965 वॉर की लड़ाई के 60वें साल का एक तरीके से जश्न मना रहे हैं, 60th ईयर ऑफ 1965 वॉर। और 2025 में भी पाकिस्तान ने एक बार दोबारा दुस्साहस किया पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करके, और जैसा कि हमने 1965 में उसके जो भी इरादे थे उनको नाकाम किया था, उसी तरीके से 2025 में भी हमने उसके पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको हमने विफल किया। 1965 की अगर हम बात करें तो जो लड़ाई थी वो कच्छ के इलाके से शुरू हुई थी। कुछ विवादास्पद इलाके थे सीमा से लगे हुए, जहां पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की। हमारी सेना ने उनके उस प्रयासों को विफल किया। उसके बाद मई में पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप कारगिल की कुछ चोटियों पर आकर के वो बैठ गए, जैसा कि उन्होंने 1999 में भी किया था। हमारी सेना ने फिर हमला करके पाकिस्तान को और उनके सैनिकों को उन चोटियों से खदेड़ा और उन पर वापस कब्जा किया।
उसके बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक बहुत सोची समझी तजवीज के साथ, एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उसका प्लान था कि वो मिलिशिया को ट्रेन करके, जिसको उन्होंने आर्मी से ट्रेन किया था रजाकार्स के नाम से, और जिनको पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ही कमांड कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी तादाद में इन रजाकार्स को वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करेगा। तो तकरीबन 10,000 रजाकार्स उसने जम्मू कश्मीर में दाखिल किए अगस्त 1965 में। उसको लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर का अवाम लोग उसका साथ देंगे और वो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने में कामयाब होगा। पर भारतीय सेना ने और जम्मू कश्मीर के अवाम ने उसका ये प्लान कामयाब नहीं होने दिया। हमने ज़्यादातर रजाकार्स को पकड़ लिया या उनको मार दिया और कुछ बचे हुए वापस भाग गए। इसके साथ साथ अगस्त में हमने कुछ महत्वपूर्ण इलाके जो पाकिस्तान में थे जम्मू और कश्मीर में के अपोजिट, जैसे हाजीपीर पास, उस पर हमने कब्जा किया। कुछ मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों पर हमने कब्जा किया। पर पाकिस्तान शायद चाहता था कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को वो हिंदुस्तान से अलग करे, और उसने फिर 1 सितंबर 1965 को अखनूर में अटैक लॉन्च किया। अखनूर को कैप्चर करने के लिए अटैक लॉन्च किया। उसका प्लान था कि अखनूर को में कब्जा करके जम्मू तक आकर के वो जम्मू एंड कश्मीर का जो ज़्यादातर भाग है उसको हिंदुस्तान से कट कर देगा, यानी अलग कर देगा। पर हमारी सेना ने उसके इस प्रयास को भी सफल नहीं होने दिया, और उसके बाद फिर हमने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और हमारा जो 11 कोर पंजाब के इलाके में डिप्लॉयड था उसने लाहौर की तरफ हमला किया। हमारा 1 कोर जो जम्मू और सांबा के बीच में था उसने सियालकोट की तरफ हमला किया, और इन दोनों हमलों में हमने पाकिस्तान के बहुत इलाकों पर कब्जा किया। लाहौर के पास बरकी, डोगराई के इलाकों पर कब्जा किया। सियालकोट के पास फिलोरा के इलाके पर हमने कब्जा किया। और इस युद्ध में काफी घमासान युद्ध था और बहुत एक तरीके से प्रचंड टैंक टू टैंक बैटल हुए। शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे फियर्स टैंक बैटल्स थे। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे जो उनकी काबिलियत काफ़ी अच्छी थी, पर हमारे वीर सैनिकों ने उन पैटर्न टैंक्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और जैसा कि आपको पता है, खेमकरन के पास एक जगह है असल उत्तर, और असल उत्तर का मैदान तो एक तरीके से पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बन गया था। तो ये हमारे सैनिकों की वीरता थी। वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई लड़ी, एक ओपन जीप में उन्होंने पाकिस्तान के टैंक से मुकाबला किया और कई टैंक्स को बर्बाद किया। तो जब पाकिस्तान को लगा कि लाहौर और सियालकोट पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसने फिर सीज फायर की मांग की, और 22 सितंबर को हमारी लीडरशिप ने उस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 1965 के 60 साल बाद फिर पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया, और हमने उसका बहुत सख्त जवाब दिया। उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करके, उसके हेडक्वार्टर्स, पोस्ट्स, एयर बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाकर, और हमको विश्वास है कि शायद पाकिस्तान इस पनिशमेंट के बाद कुछ सीख हासिल करेगा। हमारा मकसद 1965 में भी और आज भी शांति का है। हमारा जो नेतृत्व है वो शांति चाहता है, पर अगर पाकिस्तान ऐसा कोई गलत काम करेगा तो हम फिर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। थैंक यू। सर
सर 1965 वॉर में बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी होगी, क्या ऐसी चीजें जो आज भी इंडियन आर्मी इसको अडैप्ट कर रही है और फ्यूचर जनरेशन को किस तरह से आगे इसके बारे में पता लगता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को किस तरह से आप डिस्प्ले करने का सोच रहे हैं? अच्छा सवाल है कि 1965 में एक्चुअली हमारे लिए 1965 एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि 62 के बाद ये लड़ाई हमने लड़ी और इस युद्ध के बाद एक बार फिर देश का भरोसा भारतीय सेना पर एक तरह से पूरी तरह से कायम हुआ, जो आज तक कायम है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो 1965 वॉर के बारे में जाने, उसको समझे। और जैसा मैंने कहा, हमारे बहुत वीर योद्धा हैं 1965 के, जैसे वीर अब्दुल हमीद थे, 17 पूरा हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जो आगे से लीड कर रहे थे अपनी यूनिट को और शहीद हुए, वो परमवीर चक्र मिला उनको। तो इन सब के बारे में हमारी जो एक तरह से वीरता की गाथाएं हैं 1965 की, वो जरूरी है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उसको ध्यान में रखे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने 1965 से सीखी, किस तरीके से हमें आर्मी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन रखना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है डिफेंसिव ऑपरेशंस की, ऑफेंसिव ऑपरेशंस की। तो बहुत सी चीज़ें हमने 1965 वॉर से सीखी हैं, जो हम अभी भी जिनको हम अपनी सिखलाई में शामिल कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी 1965 वॉर से, वो ये था कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, मशीन जरूरी है, पर मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस लड़ाई में पाकिस्तान के पास टैंक भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, हवाई जहाज भी अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, पर हमने जीत हासिल की क्योंकि हमारे सिपाहियों का हौसला, उनका मनोबल, उनका मोटिवेशन बहुत हाई था। सर, myself मोहित from अमर उजाला। आपने कहा कि 1965 में हमने घर में घुसते मारा, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने घुसते मारा। अब फ्यूचर वार जो है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है सर, जो आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर वार का क्या नया स्वरूप होगा और आर्मी कितनी तैयार है इसके लिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हम जैसा समझते हैं कि शायद फ्यूचर वॉर में हम मिसाइल्स और ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं लड़ाई की जो नहीं बदलती हैं, और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो नहीं बदलेगी वो ये है कि हमें दुश्मन को बर्बाद करना है और दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है, वही हमको जीत हासिल कराएगा। तो आज भी हमारी जो ट्रेनिंग है टेक्नोलॉजी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए और दुश्मन के इलाके में कब्जा करने के लिए, तो उसी के लिए हम तैयार हैं। सर, एक अच्छी बात कल आपके उसमें हमें देखी सर, आपने बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगवा रखी है वहाँ पे। अब जो ड्रोन है सर, मेक इन इंडिया जो आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, कई यूनिट्स ऐसी हैं जो खुद के जो मैकेनिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल विंग्स हैं, उनकी इंजीनियर विंग्स हैं, उनके जवान खुद ड्रोन बना रहे हैं। बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर इस ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, कुछ तो स्वीकृत हो भी गए हैं, कुछ तो टेक्निकल स्वीकृति मिल गई है और कुछ जल्दी ऑपरेशन हो जाएंगे। तो इस ड्रोन क्रांति जो एकदम लाई गई है, इसमें और कितना सहयोग आर्मी दे रही है, कितना सरकार से मिल रहा है और आगे क्या इसको और अपग्रेड करेंगे, क्योंकि ड्रोन क्रांति के रूप में देखा जा रहा है इसको। ये आपका अच्छा सवाल है। ड्रोन फौज में बहुत बड़े लेवल पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, अगली हमने ऑप सिंदूर में भी देखा और अगली लड़ाई में भी होगा। पर जैसा आपने कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल और भी बहुत सारे फील्ड्स में, एग्रीकल्चर से लेके बहुत सारे फील्ड्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे देश में बहुत निर्माता हैं ड्रोन्स के, बहुत लोग ड्रोन्स को बना रहे हैं, काफ़ी नए स्टार्टअप्स भी हैं जो ड्रोन्स को बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी, जैसा आपने कहा और हमने जिसको लागू किया है, कि जो हमारे फौज के अंदर जो टैलेंट है
उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन ड्रोन्स को बनाने में और इन ड्रोन्स को और लड़ाई के लिए बेहतर बनाने में। हम अपना जो फौज में भी हम इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से सही आप कह रहे हैं, ड्रोन का रेवोल्यूशन है, हर फील्ड में ड्रोन का इस्तेमाल होना है और आर्मी भी ड्रोन्स को बहुत बड़े लेवल पर अडेप्ट कर रही है। सर एक जो इंडियन लीडरशिप अभी भी कहती है कि वो बात करें रक्षा मंत्री की, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है।